नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को देश भर के 20 राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दे दिया है। कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है कि 8 दिसंबर को भारत बंद है और वो किसानों के साथ है। भोपाल में भी किसान संगठन केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार के साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार एक बार फिर मंदसौर गोलीकांड को दोहराना चाहती है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि जिस तरह दिल्ली में किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, उसी तरह वो भी भोपाल के नीलम पार्क में धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि हम तब तक यहां पर धरना देते रहेंगे जब तक दिल्ली के किसान वहां तक डटे रहेंगे। तो राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी अपील की है कि किसान आंदोलन का आम आदमी भी समर्थन करे। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि आंदोलन का समर्थन करने के साथ ही कांग्रेस का चेहरा उजागर हो गया है। प्रदेश के उद्यानिकी राज्य मंत्री भारत सिंह ने कहा है कि विपक्षी दलों की विचारधारा को मानने वाले लोग ही आंदोलन कर रहे हैं, बाकी दूसरे किसानों को कृषि कानून से ऐतराज नहीं है। इस बीच MP के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रदेश भर में कृषि विभाग के कर्मचारी किसानों को समझाने का काम कर रहे हैं। जो किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं वो किसानों के हित में नहीं है। ये बार बार राजनीतिकरण कर रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा, ये गलत है। और इस समय आंदोलन की शुरुआत है कल से, और आप देखने को मिलेंगे अगर ये नहीं वापस लेते हैं तीनों कानून को, तो मध्य प्रदेश के अंदर मंदसौर जैसे हालात उत्पन्न हो जाएंगे। इससे कोई नहीं रोक सकता। मैं सभी व्यापारी भाइयों से, किसान भाइयों से, मजदूरों से, कर्मचारियों से, वकीलों से, डॉक्टरों से, हर वर्ग के लोगों से, युवाओं से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जो आपको अन्न पैदा करके देता है, जो आपके को भोजन देता है, उसके साथ खड़े रहिए और इन तीनों काले कानूनों का विरोध करिए। सब खुल के आ जाएंगे धीरे से। कल भी जब भारत बंद के आह्वान है, देखना किसान कितने और कांग्रेसी कितने आप गिनोगे। बरगलाने का काम प्रारंभ से यही कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि जो भी अच्छी शुरुआत होगी ये विरोध करेंगे, और इसलिए मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लेकर आए। अब गांव की प्रॉपर्टी, गांव के किसानों की प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। अब किसान खेती करने के लिए मजबूर नहीं होगा। घाटे का धंधा करता था, अब वो व्यापार भी कर सकेगा, व्यवसाय भी कर सकेगा और उद्योग भी लगा सकेगा और निर्यात भी कर सकेगा। और ये बिचौलियों को हटाने का कानून है ये, और किसानों को सीधा लाभ पहुँचाने का कानून है। तो दिल्ली की सीमाओं पर हो रहे किसान आंदोलन का असर अब ट्रेनों पर भी पड़ने लगा है। इसके कारण भोपाल से होकर जाने वाली 4 ट्रेन आज से निरस्त कर दी गई है। भोपाल मंडल से मिली जानकारी के अनुसार ये ट्रेन आंशिक तौर पर रद्द की गई है। इसमें नांदेड़ अमृतसर एक्सप्रेस स्पेशल समेत अन्य गाड़ियां प्रभावित हुई हैं। किसान आंदोलन के चलते सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। यात्रियों की इसकी सूचना SMS से उन्हें दी जाएगी। रेलवे प्रशासन ने जानकारी दी है कि नांदेड़ अमृतसर एक्सप्रेस नई दिल्ली स्टेशन पर समाप्त होगी। वहीं 9 दिसंबर को अमृतसर नांदेड़ एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से प्रारंभ होगी और ये गाड़ी नई दिल्ली अमृतसर नई दिल्ली के मध्य आंशिक निरस्त रहेगी। हजरत निजामुद्दीन सिकंदराबाद राजधानी सुपरफास्ट को भी अगली सूचना तक रद्द कर दिया गया है। और बात भोपाल की करते हैं, जहां दिल्ली दौरे पर हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की कार्यकारिणी पर अंतिम मुहर के लिए वो पहुंचे हैं। तो कल रात या आज रात तक लिस्ट सामने आ सकती है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इससे पहले शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली जा चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, संगठन को लेकर बातचीत कर चुके हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष भी अपने संगठन की तैयारियों को लेकर, संगठन में किन नामों का चयन करना है, जो नाम चयनित हो गए हैं वो कब तक फाइनल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसको लेकर भी वो जानकारी देने पहुंचे हैं। सुधीर दंडोतिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, एक लंबा वक्त हो गया है संगठन का, न राकेश सिंह इसमें अपने संगठन को विस्तार दे पाए थे और न ही वी डी शर्मा अभी तक दे पाए हैं। तो लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं। अब संगठन के विस्तार की अगर बात की जाए तो संगठन में किन नामों को लेना है, किन को नहीं लेना, और जो नव आगंतुक हैं, जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जो सिंधिया समर्थक हैं, उनका भी ख्याल रखना है। बहुत आसान नहीं होगा ये कुनबा बढ़ाना।
देखिए बिल्कुल आसान नहीं होगा और विजय और वीडी शर्मा के दिल्ली दौरे से कम ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि बीजेपी के लिए संगठन का पदाधिकारियों का चुनाव करना निश्चित तौर पर काफ़ी मुश्किल भरी चुनौती है। लिहाजा लगातार बैठकों का दौर मध्य प्रदेश के अंदर चला, चाहे संगठन महामंत्री सुभाष भगत और वीडी शर्मा की बैठकें हो या फिर वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच की चर्चा हो। लगातार मंथन के बाद में जो नाम तय किए गए हैं, उन नामों की सूची को लेकर वीडी शर्मा दिल्ली के लिए रवाना हुए और माना जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से इन नामों पर चर्चा की जाएगी, मोहर लगवाई जाएगी और उसके बाद में आज या कल में बीजेपी के संगठन का जो चेहरा है विस्तार का, वो सामने निकल कर आएगा। लगभग हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर नरेंद्र सिंह तोमर के बाद में नंद कुमार सिंह चौहान आंशिक रूप से अपनी बॉडी में परिवर्तन कर पाए थे। लगभग उसी बॉडी के आगे राकेश सिंह ने काम किया था और पिछले एक साल से अगर महामंत्रियों को छोड़ दिया जाए, जिनकी नियुक्तियां हाल ही में 2 महीने पहले बीजेपी संगठन के द्वारा की गई हैं, तो उपाध्यक्ष और सचिवों के द्वारा लगभग पुराने चेहरों के साथ ही 1 साल से वीडी शर्मा भी काम कर रहे हैं। पर लेकिन जिस प्रकृति के वीडी शर्मा को माना जाता है कि संघ की खाटी पृष्ठभूमि से आते हैं और मध्य प्रदेश के अंदर फ्री हैंड के तौर पर कहीं ना कहीं उनको संगठन की जिम्मेदारी मिली है, ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्दी बीजेपी के प्रदेश संगठन का विस्तार किया जाएगा। पर 1 साल तक लगातार दावेदारों के बीच में वो समस्या बिल्कुल बनी रही कि किन चेहरों को आगे लिया जाए, किन चेहरों को छोड़ा जाए। लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के आने के बाद में उलझन और ज़्यादा बढ़ी और उसके बाद में लगातार बैठ के हमने देखा कि किस तरीके से प्रदेश के संगठन के नेता और सरकार के मुखिया के बीच में लगातार इन नामों को लेकर चर्चा हुई। कल जब अंतिम मोहर इस पूरी बैठक के बाद में सूची को दिया गया, उसके बाद में आज सुबह वीडी शर्मा दिल्ली के लिए रवाना हुए और माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व से इस सूची पर मोहर लगवाने के बाद में किसी भी वक्त बीजेपी अपने संगठन की जो सूची है, खासकर उपाध्यक्षों के नाम का ऐलान, जिनमें 10 उपाध्यक्ष हो सकते हैं, सचिवों के नाम का ऐलान कभी भी कर सकती है। इसके अलावा प्रदेश कार्य समिति में शामिल किए जाने वाले सदस्यों के नाम का ऐलान भी इस संगठन विस्तार के साथ में किया जाएगा। विजय जी सुधीर, लेकिन संगठन के बदलाव के साथ साथ साधना भी है उन सभी को जो बाहर से आए हैं। दूसरी बात ये कि सबको खुश भी करना है। पार्टी के जो पुराने लोग हैं जिनको विधायक नहीं बनाया या जिनको टिकट नहीं मिला, वो भी यही इंतज़ार कर रहे थे। सवाल ये है कि आप संगठन में एक फार्मूला भी लेकर आए हैं कि 55 से ऊपर नहीं होगा, फार्मूले को भी फिट करना है और आप युवा भी चाहते हैं, युवा के साथ साथ आप संगठन में नए लोग भी चाहते हैं, पुराने को भी तवज्जो देना है। तो जो कल भी बैठक हुई थी वीडी शर्मा के घर, संगठन महामंत्री पहुंचे थे, अब इन नामों पर क्या वो नाम फाइनल कर चुके हैं, लिस्ट लेकर दिल्ली गए या दिल्ली में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं? देखिए विजय, बिल्कुल वाजिब सवाल आपने दोहराया, क्योंकि लगातार मंथन मध्य प्रदेश के अंदर इन नेताओं के द्वारा किया जा रहा था और कल जो सूची फाइनल हुई है उनमें 1-2 नामों को लेकर उलझन जरूर बचा हुआ था कि सिंधिया समर्थकों को शामिल किया जाए या जो चेहरे मंत्रिमंडल की रेस में बने हुए हैं उनको संगठन में काम करने का मौका दिया जाए। ये उलझन जो है अब मध्य प्रदेश के स्तर पर सुलझाने के बजाय केंद्रीय नेतृत्व पर ही निर्भर रहेगा कि उनको इस पूरे बारे में क्या फैसला लेना है। हालांकि पसंद और नापसंद को लेकर वीडी शर्मा जरूर संगठन के नेताओं से चर्चा करेंगे, पर लेकिन दिल्ली जाने का मतलब ये है कि कम से कम मध्य प्रदेश के अंदर जो संगठन में सूची आएगी, भले ही मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान वीडी शर्मा ने बैठकर ये सूची को फाइनल किया हो, पर लेकिन यहाँ के नेताओं को जताने की कोशिश की जाएगी कि केंद्रीय नेतृत्व की मंशा इन नामों के साथ में काम करने की है। अब उनमें 1-2 ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को शामिल करना या नहीं करना ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इसके अलावा जो सीनियर नेता हैं जो उम्र के क्राइटेरिया से बाहर हो रहे हैं, मंत्रिमंडल के जो दावेदार हैं जिनको संगठन से बाहर किया जा रहा है या हो सकता है कि मंत्रिमंडल में भी जगह उनको फिलहाल ना मिले, तो ऐसे में उनको शामिल किया जाए या ना किया जाए, कम से कम मध्य प्रदेश के जो नेतृत्व है खासकर वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान नहीं चाहते कि उनके ऊपर इस तरीके का कोई ठीकरा फूटे। लिहाजा इस पूरे मामले पर केंद्रीय नेतृत्व से मोहर लगाने के बाद में मैसेज देने की यही कोशिश की जाएगी कि अगर संगठन के अंदर कोई भी बदलाव किया गया है या कोई नाम छोड़े गए या उनको शामिल किया गया है तो केंद्रीय नेतृत्व की वो पसंद है। लिहाजा पार्टी का जो फैसला था वो सबको मान रहा होगा और कम से कम दिल्ली दौरे का जो एक लबो लबाब जो निकाला जा रहा है कि वीडी शर्मा जो दिल्ली में गए हैं वो इसी पूरी मंशा के साथ में गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद में सूची जारी कर दी जाएगी और कम से कम मध्य प्रदेश के नेताओं को ये जताने की कोशिश की जाएगी कि जो फैसला लिया गया है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का है, संगठन महामंत्री माफ कीजिएगा बीएल संतोष का है और मध्य प्रदेश की ओर से नाम उन्होंने दिए थे जिन पर अंतिम चयन जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से किया गया है। लिहाजा एक बड़ी चुनौती जो आपने कहा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में संगठन के चुनाव को लेकर बनी हुई थी और यही वजह थी कि लंबी बैठकों के बाद में अब सूची लेकर वीडी शर्मा रवाना हुए और माना जा रहा है कि किसी वक्त इस सूची को जारी करने के बाद में जो बीजेपी की नई टीम है मध्य प्रदेश की वो सबके सामने जल्दी आ जाएगी। विजय जी, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। और इधर देश में इन दिनों शहरों के नाम बदलने का ट्रेंड चल चुका है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य में कुछ शहरों के नाम भी बदले हैं। वहीं उन्होंने हैदराबाद के नगर निगम चुनाव के प्रचार के दौरान
हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की भी बात कही थी, जिसकी आंच अब मध्य प्रदेश तक पहुंची है। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा भी भोपाल की ईदगाह हिल्स का नाम बदलने की मांग कर चुके हैं। वहीं नाम वाली सियासत को कांग्रेस ने भी लपक लिया है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव विवेक खंडेलवाल ने इंदौर का नाम बदलकर देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर करने की वकालत की है। उन्होंने अपनी इस मांग को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से पूरी दुनिया में इंदौर को जाना जाता है। इंदौर का नाम बदलने के लिए अब कांग्रेस मुहिम भी चलाएगी। ऐसा नाम रख दिया जाए ताकि पूरे विश्व में उसको एक अलग पहचान मिले। तो देवी अहिल्याबाई होलकर हमारे लिए भी प्रातिस्मरणीय, हर वर्ग हर समाज के लिए प्रातिस्मरणीय। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को मांग करी कि हमारी मांग को तत्काल सुना जाए और देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर शहर का नाम रखा जाए और उसके लिए पूरे इंदौर शहर के अंदर हम हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने इंदौर में अनूठा प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंप पहुंचकर पेट्रोल डालने वाले उपभोक्ताओं का मिठाई खिलाकर फूलों के हार से सम्मानित उन्हें किया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का मुखौटा लगाकर महंगा पेट्रोल भराने वालों को योद्धा भी करार दिया। दरअसल महंगाई की मार झेल रहे लोग अब पेट्रोल डीजल से भी ज़्यादा परेशान हैं। देश में पेट्रोल की औसतन कीमत सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है और इंदौर में पेट्रोल 90 रुपये तो डीजल 81 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल पंपों पर जाकर जो आम जनता महंगा पेट्रोल डीजल खरीद रही है, उन खरीदने वाली आम जनता का आज हार फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है और लड्डू खिलाकर मुंह मीठे कराए जा रहे हैं। जबलपुर में टेक्नो पार्क के निर्माण के बाद प्रदेश सरकार ने निवेश बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है और इस कवायद के जरिए इन्वेस्टर को रिझाने के लिए सरकार की ओर से मुहैया होने वाली सुविधाओं और निवेश के फायदे बताने वाले जबलपुर में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे देश से आईटी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अधिकारियों ने टेक्नो पार्क में उपलब्ध जमीन और सुविधाओं की जानकारी दी और आईटी कंपनी के प्रतिनिधियों को इस पार्क में निवेश का न्यौता दिया है। लेकिन इस बीच आईटी पार्क में जगह अलॉटमेंट को लेकर विरोध के सुर भी सुनाई देने लगे हैं। इन्वेस्टर मीट में शामिल जबलपुर के युवा उद्यमियों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उन्होंने 2 साल पहले आवेदन किया और जगह अलॉटमेंट होने के बाद उनसे पैसे भी जमा करा लिए गए, लेकिन इसके बाद अचानक कुछ समय पहले बिना कारण आवंटन रद्द कर दिया गया और उसका पैसा वापस करते हुए ये कहा गया कि अब वो दोबारा ऑनलाइन आवेदन कर बीड भरें। वहीं स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विभाग के अधिकारियों ने प्राथमिकता के आधार पर ऐसे उद्योगपतियों को रियायत देने की बात की है। एज वेल एज हमारे पास प्लॉट भी अवेलेबल हैं जिनको हम इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने के लिए और सॉफ्टवेयर यूनिट्स के लिए प्लॉट अवेलेबल कराते हैं। इसी क्रम में सरकार ने इन प्लॉट को आवंटन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया अब इंट्रोड्यूस की है। मध्य प्रदेश ने नीति बनाई है तो पहले यही कि निवेशकों को फ़ायदा हो, उनकी सुविधाओं के लिए ही ये प्रक्रिया तय की है। सिर्फ जबलपुर के नहीं, सिर्फ एमपी के नहीं, बल्कि पूरे देश के लोग आके बिडिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पैसा हमने 1 साल पहले जमा किया था, इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी इंडस्ट्री लगाएं, अपना काम चालू करें। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो जबलपुर के लोग हैं, जो पहले से हम लोगों का जिनका 25% जमा हुआ था, आप हम 18 लोग हैं, तो हम लोगों का तो आप अलॉट करें। इसके बाद आपको बिडिंग में लेना है, आप खूब शौक से बिडिंग चालू करें। और बात भिंड की करते हैं, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। दूध डेयरी पर कार्रवाई की गई है। 2 दूध डेयरियों पर छापामार कार्रवाई हुई है। अकोड़ा गांव में दूध डेयरियों पर ये छापा मारा गया है और इस छापे में बड़ी मात्रा में अमानक सामग्री भी बरामद की गई है। तो कास्टिक सोडा और केमिकल बरामद हुआ है। तो 4000 लीटर मिलावटी दूध मिला है। 600 लीटर मिलावटी घी भी बरामद किया गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ ये मिलावटी दूध और उससे बनी सामग्री जब्त की गई है। कास्टिक सोडा जब्त किया गया, 600 लीटर मिलावटी घी जब्त किया गया और 4000 लीटर मिलावटी दूध ये जब्त किया गया है। और मध्य प्रदेश में भूमाफिया के खिलाफ एंटी माफिया मुहिम जारी है और इसी के तहत इंदौर में भूमाफिया साबिर उर्फ छब्बू के विजयनगर थाना क्षेत्र के संयोगपुरी में स्थित अवैध मकान पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाया। वहीं ग्वालियर में भी पुरानी छावनी इलाके में पहाड़ी पर अंतर्राज्यीय बदमाश दिग्विजय सिंह जादौन उर्फ दिग्गी के मकान को जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने धराशायी कर दिया। दिग्गी जादौन राजस्थान के भरतपुर का बदमाश है।
इसके खिलाफ कई जगह अपराध दर्ज हैं। फिलहाल वो फरार बताया जा रहा है। और इधर भिंड से एक और बड़ी खबर, जहां चौकी के पास विस्फोट हुआ है। पुलिस चौकी के पास विस्फोट किया गया है। चौकी की बाउंड्री के पास रखे ईंट के ढेर में धमाका हुआ है। तो पुलिस चौकी में तैनात रसोइया घायल हुआ है। दबी ऐसी बदबी हुआ है ऐसी। दिलीप सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या दूसरा कोई विस्फोटक सामग्री थी, डेटोनेटर था, क्या था, कैसे धमाका हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो मछंड जो चौकी के जो एक बाउंड्री वाला है, बाउंड्री की घटना है जो मछंड चौकी की, और वहाँ पर एक अचानक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि जो एक ईंटों का ढेर था, ईंटों के ढेर में जो ब्लास्ट हुआ है, इसमें जो चौकी पर तैनात एक रसोई है वो बगल से निकल रहा था, तभी उस ब्लास्ट के कारण वो घायल हो गया है। और बता रहे हैं जो काफी बड़ा ब्लास्ट था, जिसके कारण जो ईंटें थी काफी ऊपर पर उछली है। हालांकि इसमें जांच टीम भी मौके पर पहुंचने वाली है। इसमें पता लगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो विस्फोट जो हुआ है क्या वजह रही है, कौन सी ऐसी सामग्री या कुछ जो असामाजिक तत्वों के द्वारा जिस तरह से जो विस्फोट जो किया गया है तो क्या वजह निकल के आई। लेकिन हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच की बात कर रही है और ये पूरा जो घटनाक्रम है रोहन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दिलीप, पुलिस से आपकी बातचीत हुई, क्या कह रही है? देखिए, पुलिस का कहना है कि इसमें जो ब्लास्ट हुआ है काफी बड़ी तादाद में बड़ी मात्रा में ब्लास्ट हुआ है, और इसमें जो जांच टीम है, जांच टीम को बुलाया गया है। इस मौके पर जो उनको जांच टीम का इंतजार किया जा रहा है। मौके पर जो पुलिस जो जांच टीम आएगी उसका आकलन किया जाएगा कि जो विस्फोटक जो हुआ है क्या वजह रही है, और क्या ऐसी कोई सामग्री थी या कोई बारूद था जिस तरह से उसमें ब्लास्ट हुआ, कौन लोग थे और किसके द्वारा इस साजिश को अंजाम दिया गया था, इसका पता लगाकर प्रयास किया जाएगा। शुक्रिया दिलीप इस तमाम बातचीत के लिए। जहां एक और किसान अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देवास के खाते गांव में किसान और सरकार के साथ धोखे का खेल चल रहा है। जहां देवास के किसान ने माल बेचा कृषि उपज मंडी में, पर उसे भुगतान पर्ची मिली एक व्यापारी की प्राइवेट फर्म की। किसान को पूरा भुगतान भी नहीं हुआ। अब वो भुगतान को लेकर मंडी के चक्कर काट रहा है। किसान हरिओम यादव 34 क्विंटल सोयाबीन खातेगांव कृषि उपज मंडी में बेचने आया था। बकायदा बोली लगी, दाम तय हुआ, पर जब उसे उपज बेचने की पर्ची मिली तो वो हैरान करने वाली थी, क्योंकि वो एक पर्ची प्राइवेट फर्म की थी जिस पर मेसर्स अनुराग ट्रेडर्स लिखा था। दरअसल पूरा खेल बड़ी चालाकी से खेला जा रहा है। निजी फर्म की रुक्का पर्ची के जरिए ही किसानों और सरकार से धोखा किया जा रहा है। कायदे से तो किसान को मंडी की ही रुक्का पर्ची मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब किसान को अगर पूरा भुगतान नहीं हुआ तो मंडी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होती है। वही सरकार के टैक्स की चोरी की जा रही है। व्यापारी मंडी टैक्स बचाने के लिए खुद के फर्म का भुगतान पत्रक बनाकर मंडी प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। वहीं एडीएम प्रकाश सिंह चौहान ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और मैंने मंडी में माल बेचा था, जो कि मेरे को मंडी के नाम से मतलब पत्रक मिलना था भुगतान पर, और माल मंडी में खाली हुआ है। हाँ, जबकि आपको पत्रक कहाँ का मिला है? अनुराग ट्रेडर्स के नाम पर, प्राइवेट फर्म का मिला। प्राइवेट फर्म, तो जिसकी आपने कहीं शिकायत की है? जी, मैंने शिकायत करी है मंडी कार्यालय में। से जारी नहीं हुआ है, उनके द्वारा खुद ही साथ छपा करके उसका भुगतान किया गया है। तो मैंने उसके लिए जैसे ही आया है ना, तो उसके लिए मैं नोटिस जारी कर रहा हूँ व्यापारी को। उससे वस्तुस्थिति पूछता हूँ क्या वजह है, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। चूंकि सचिव महोदय है नहीं, अनियमित रूप से रुक्का काट रहे हैं, ऐसी शिकायत मिली है। तो ये निश्चय ही कहीं न कहीं मतलब संदिग्ध लगता है। हम इसकी जांच कराएंगे। अगर इसमें मंडी टैक्स चोरी जैसा विषय आता है तो हम उसको भी दिखवाएंगे, और जांच के बाद में अगर कोई ऐसी अनियमितता पाती है हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। और एक नजर बिग न्यूज पर। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए लक्ष्मीनगर के शकरपुर इलाके में मुठभेड़ के बाद 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 आतंकी पंजाब और 3 कश्मीर से हैं। पकड़े गए संदिग्धों का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। इनके पास से हथियार और दूसरी सामग्री भी बरामद की गई।
15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस सरकार 17 दिसंबर को 2 साल पूरा करने जा रही है। इस अवसर पर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ी में नया नारा दिया है, जेन कहें तेन करें। ये नारा अब कांग्रेस की सभी सभाओं में सुनने को मिलेगा। मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी की जाति मामले की सुनवाई जनवरी के लिए बढ़ गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया था, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब पूरे मामले पर जनवरी के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। अंबिकापुर में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ने सरगुजा जिले में जनपद पर सहयोग न करने और आरईओ को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आरोप है कि गौठानों में खरीदे जाने वाले गोबर की क्वांटिटी उनके द्वारा सही भेजी जाती थी, लेकिन जनपद स्तर पर इसमें गड़बड़ी कर आंकड़ा जिला स्तर पर भेजा जाता था। राजनांदगांव शहर के कलेक्टर कार्यालय के सामने जिले भर के रोजगार सहायकों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना दिया। वेतनमान निर्धारण एवं नियमितीकरण की मांग को लेकर कहा है कि हम वर्ष 2006 से मनरेगा योजना में रोजगार सहायक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन वेतनमान निर्धारण अब तक नहीं हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।